नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में टेट मामले को लेकर एक रिट पिटीशन दायर किया गया है जिसका टाइटल है रोमा वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को एडमिट कर लिया है और केंद्र सरकार तथा अन्य रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके इस पर जवाब मांगा है, जिसकी अगली तारीख 3 अगस्त है और उस दिन सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा। हो सकता है कि सरकार जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय की मांग भी कर सकती है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी टेट मामले को लेकर एक रिट पिटीशन लगाया गया है। यह रिट पिटीशन ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा लगाया गया है। 7 जुलाई को यह रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया गया और 14 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। यह अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। 14 तारीख को इस रिट पिटीशन के एडमिशन पर सुनवाई होनी है और यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो उस दिन सरकार को इस केस में भी नोटिस जारी किया जा सकता है और सरकार से इस पर जवाब मांगा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह रिट पिटीशन क्या है और क्यों जरूरी है। ये जो दोनों रिट पिटीशन दाखिल किया गया है इसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो को चुनौती दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का और 29 मई 2026 का जो निर्णय आया है वो पूरी तरह से आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोविजो के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात उसी के आधार पर सारा निर्णय बेस्ड है। उस प्रोविजो में शब्दों की कुछ अस्पष्टता के कारण यह गलत और अव्यवहारिक निर्णय पास कर दिया गया है और टेट को सभी सेवारत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में अनिवार्य कर दिया गया, जबकि एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा पेश किया था उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि 23 अगस्त 2010 से पहले अर्थात आरटीई एक्ट लागू होने से पहले या टेट का पदार्पण होने से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होता है, अर्थात उन शिक्षकों पर टेट न्यूनतम योग्यता के रूप में अप्लाई नहीं होता है। एनसीटीई का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन, 29 जुलाई 2011 का नोटिफिकेशन और 2014 का नोटिफिकेशन भी यही कहता है कि आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट अनिवार्य नहीं है। अब प्रश्न यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इन बातों को क्यों नहीं माना। बहुत सारे लोग इससे सरप्राइज्ड हैं। उनको लगता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट एनसीटीई के हलफनामे और नोटिफिकेशंस की मान्यता क्यों नहीं दी, उसमें लिखी गई बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आप सभी को मैं यह स्पष्ट करूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में क्या कहता है। एनसीटीई द्वारा जो भी हलफनामे में बात कही गई थी वो एनसीटीई के नोटिफिकेशंस के आधार पर कही गई थी। एनसीटीई सरकार का एक विभाग है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विभाग द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कभी भी मेन लेजिस्लेशन को ओवरराइड नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरटीई एक्ट और उसमें जो 2017 में संशोधन किया गया था, जो आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के प्रोविजो 2 में जोड़ा गया है वो सभी संसद से पास लेजिस्लेशन है, वो मेन लेजिस्लेशन है और उसमें जब एवरी टीचर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब कि संसद की मंशा सभी शिक्षकों पर टेट को लागू करने का था और एनसीटीई जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। इसलिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कभी भी मेन लेजिस्लेशन को ओवरराइड नहीं कर सकता है, अर्थात पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के वह ऊपर नहीं हो सकता है। सारा मामला यहीं फंस गया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सेक्शन 23(2) के प्रोवाइजो 1 और 2017 का संशोधन जिसे प्रोवाइजो 2 के तौर पर इसी सेक्शन में जोड़ा गया है, उसमें एवरी टीचर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि 2015 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता के रूप में टेट पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि यह व्याख्या पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये दोनों प्रोवाइजो हैं। 2017 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसे भी इस एक्ट में प्रोवाइजो के तौर पर जोड़ा गया है, न कि सेक्शन या सब सेक्शन के तौर पर। और प्रोवाइजो का मीनिंग लिमिटेड होता है, उस सेक्शन से रिलेटेड होता है, न कि उसका कोई स्वतंत्र मीनिंग होता है। इसलिए इन प्रोवाइजो में लिखे गए एवरी टीचर से तात्पर्य केवल उन शिक्षकों से होना चाहिए था जिनकी चर्चा आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) में कहा गया है। यह इस सेक्शन की व्याख्या में एक बड़ी भूल थी। प्रोवाइजो को कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ सकते हैं। जिस सेक्शन का प्रोवाइजो है, आप उस सेक्शन के संदर्भ में ही उस प्रोवाइजो में लिखे गए शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पास कर दिया है, जो उनको उचित लगा। हालांकि मेरे अनुसार यह पूरी तरह से गलत व्याख्या था। अब यह व्याख्या जानबूझकर की गई या अनजाने में की गई, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत से इतनी बड़ी भूल की उम्मीद नहीं थी। आखिर प्रोवाइजो का मीनिंग स्वतंत्र कैसे निकाला जा सकता है? प्रोवाइजो का सीधा अर्थ होता है परंतुक, अर्थात सब्जेक्ट टू। जिस सेक्शन के साथ जो प्रोवाइजो जोड़ा गया है, उस सेक्शन के विदिन उसका अर्थ निकाला जाना चाहिए। इसलिए यहाँ एवरी टीचर से अर्थ उन्हीं टीचरों से निकाला जाना चाहिए था जिन शिक्षकों के बारे में आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू पिटीशन की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट में कहा था कि यदि इस संशोधन में कुछ गलतियां हो गई है तो संसद द्वारा इसमें सुधार करवाया जा सकता है। अब इसे ठीक कराने का दो ही तरीका है, या तो सरकार अध्यादेश लाकर या संसद में संशोधन बिल लाकर इसे ठीक कर सकती है, या न्यायालय में इस प्रोविजंस को चुनौती देकर इसे अल्ट्रा वायर्स घोषित करवाया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के बावजूद सरकार की ओर से इस पर अभी तक न तो कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार शिक्षकों को टेट पास करने के लिए दिए गए 3 साल के समय में 1 साल तो लगभग निकल गया। अब लगभग 2 साल का ही समय बचा है। इसमें या तो सभी शिक्षक टेट पास कर ले, या सरकार संशोधन बिल लाकर शिक्षकों को राहत दे दे, या न्यायालय इस प्रोविजन को अल्ट्रा वायर्स घोषित कर दे। तभी सभी शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकती है। आज शिक्षकों के इस समस्या का समाधान हेतु चौतरफा प्रयास किया जा रहा है। कुछ शिक्षक टेट परीक्षा में शामिल होकर टेट क्वालिफाई भी कर रहे हैं। शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन, आंदोलन और ज्ञापन सौंपकर सरकार पर संशोधन के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डाले जाने की भी तैयारी की जा रही है और आरटीई एक्ट के इस विवादित सेक्शन और उसके दोनों प्रोवाइजो को हाई कोर्ट में चुनौती भी दिया जा रहा है। आने वाला समय में हर राज्यों के हाई कोर्ट में ऐसे पिटीशंस की संख्या काफी बढ़ने वाली है। निश्चित रूप से इस तरह के पिटीशन अधिक से अधिक संख्या में हाई कोर्ट में डाली जानी चाहिए। यदि सरकार अपना पत्ता या इस संबंध में स्पष्टीकरण संसद में नहीं देती है तो कोर्ट में सरकार को अपना जवाब तो दाखिल करना ही होगा। कोर्ट से सरकार कहां भाग सकती है? कोर्ट में इस संबंध में स्पष्टीकरण तो जारी करना ही होगा। अब देखते हैं कि आने वाला समय में कोर्ट में सरकार इन केसेस में क्या जवाब दाखिल करती है। जैसा भी होगा आप सभी को मैं अपडेट कराता रहूंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।